प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो आपकी महाविद्यालय, विद्यालयी परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एचएएस आदि परीक्षाओं में यहाँ से स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इसको अत्यंत सावधानीपूर्वक आप लोग पढ़ना और देखना। पूंजीवाद वह उत्पादन पद्धति है जिसमें उत्पादन के साधनों पर उद्योगपतियों और व्यापारियों का अधिकार होता है, अर्थात उत्पादन, वितरण और नियंत्रण इन पूंजीपतियों की इच्छा पर निर्भर करता है। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसे व्यक्तिगत स्वामित्व भी कहा जाता है। यहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व का अर्थ एक व्यक्ति से भी लिया जा सकता है और व्यक्तियों के समूह से भी लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पूंजीवाद अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। पूंजीवाद में जिसमें निवेश, उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य, वितरण, उत्पादन, बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्धारित होती है। पूंजीवाद का उदय तो मानवीय सभ्यता के उदय के साथ ही हो जाता है, लेकिन अपने आधुनिक स्वरूप में इसका उदय 16वीं शताब्दी में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा लिखित वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर आधारित है। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा, अधिकतम लाभ का सिद्धांत, मुक्त व्यापार प्रणाली का समर्थन और लेसेस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पूंजीवाद इसी सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार यदि व्यापारियों और उद्योगपतियों अर्थात उद्योगों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तथा उन्हें स्वयं निर्धारित करने की शक्ति दे दी जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि सर्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को बल प्रदान किया। पूंजीवाद के सिद्धांत की सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के पश्चात कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या के संदर्भ में आता है। बाद में जर्मन विद्वानों ने पूंजीवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की, लेकिन 20वीं शताब्दी में मैक्स वेबर ने पूंजीवाद को सकारात्मक रूप से परिभाषित किया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसने परंपरागत पद्धति को छोड़ करके एक नवीन पद्धति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया होगा या व्यक्ति को प्रभावित किया होगा। तो जब हम पूंजीवाद के उदय के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो यह पता चलता है कि पूंजीवाद का उदय कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि यह निरंतर चली आ रही विकास के प्रक्रिया का परिणाम थी। पूंजीवाद के उदय के कारणों को अगर हम बिंदुओं के रूप में देखते हैं तो निम्नलिखित बिंदुओं से पूंजीवाद के उदय की परिस्थितियों का हमें आभास होता है। जैसे सामंतवाद का पतन। सामंतवाद के पतन ने पूंजीवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो सामंत थे वे धनी थे, संपन्न थे और उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रयोग व्यापार और वाणिज्य में लगाने
का सोचा और जहां से उन्हें अधिक लाभ मिलने की संभावना थी, जिसके कारण इन्होंने अपनी संपत्ति को, अपने धन को पूंजी के रूप में निवेश किया और पूंजीवाद के उदय के लिए एक परिस्थितियों का निर्माण किया। दूसरा कारण है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। सामंतवाद के पतन के पश्चात यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के क्रम में एक ऐसे नियम और कानून बनाए गए जो अत्यंत मजबूत थे, जिसमें राज्य और प्रजा दोनों का हित सुरक्षित था। यानी राजा, प्रजा, व्यापारी, उद्योगपति आदि सभी के हित सुरक्षित थे, जिसने पूंजीवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नगरों का उत्थान। नगरों का उत्थान भी पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि उस समय अनेक विशाल नगरों की स्थापना हुई। अब नगरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी, जहां पर उन्हें पूंजी प्राप्ति की संभावना दिखी और पूंजीवाद को बल मिला। भौगोलिक खोजें। नेक्स्ट जो कारण है वह भौगोलिक खोजें हैं। भौगोलिक खोजों ने भी पूंजीवाद को प्रश्रय दिया और उसके उदय के लिए एक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें। वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों ने भी पूंजीवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अनेक नए नए आविष्कार हो रहे थे जो कहीं न कहीं उद्योग धंधों के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। इसलिए वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों ने भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट कारण है बैंकिंग व्यवस्था में विकास तथा सुधार। बैंकिंग व्यवस्था में विकास और सुधार ने भी पूंजीवाद को स्थापित करने में और उसके उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नेक्स्ट है लेखा जोखा रखने की नई प्रणाली का विकास किया गया, जिसने पूंजीवाद को और आसान बनाया। एक नवीन पद्धति का व्यापारियों ने आविष्कार किया या प्रयोग किया, जिसे हम अरबी आंकड़ा प्रणाली के नाम से जानते हैं। फिर संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना। संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना ने भी लोगों को एक साथ मिल करके एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने पूंजीवाद को बल प्रदान किया। फिर मशीनीकरण ने तथा लोहा तथा कोयला की शक्ति का पता चलने तथा उनके उपयोग की जानकारी होने के कारण भी पूंजीवाद को बल मिला। तो हम देखते हैं कि उपरोक्त कारण जितने भी थे उन सभी ने पूंजीवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पूंजीवाद का प्रभाव क्या पड़ा? पूंजीवाद का आगमन तो हो चुका, लेकिन पूंजीवाद का प्रभाव क्या पड़ा? तो हम देखते हैं कि पूंजीवाद ने संपूर्ण विश्व को अनेक रूपों में प्रभावित किया, अर्थात सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया। तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से संक्षिप्त में उसके प्रभावों को देखते हैं। पूंजीवाद का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वह औद्योगिक क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव संपत्ति में वृद्धि। लोगों की संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि वहाँ पे लाभ प्राप्त करने का एक उद्देश्य था और पूंजीवाद उसी सिद्धांत पर आधारित थी। मजदूर वर्ग का उदय हुआ, समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ, अनुपस्थित जमींदारी का प्रचलन बढ़ा। अनुपस्थित जमींदारी का अर्थ यह है कि जमींदार शहरों में रहता था और अपनी जमीन को किसानों को बटाई पर दे करके वह कृषि कार्य संपन्न करवाता था। पूंजीपतियों का राजनीतिक मामलों में तथा राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में हस्तक्षेप बढ़ गया। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला।
सामाजिक संबंधों में गिरावट आई, नैतिक मूल्यों में पतन हुआ, मानवीय संबंधों की पकड़ ढीली हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजीवाद ने सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी उस समय के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। थैंक यू।